So, see, today we are going to start with lecture 4 of unit. सबसे पहले यूनिट 3 का टाइटल क्या है? Ordering and ordering and ये यूनिट 3 में लेक्चर 4 का टाइटल. यूनिट 3 क्या है? Today हम lecture speed and access control features. यूनिट 3 जब चालू हुआ तो बिजनेस कर रहा था तब चालू नहीं यूनिट 3. कॉमन वल्नरेबिलिटीज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉमन वल्नरेबिलिटीज. अब उसमें लेक्चर 2 इज ऑर्डरिंग एंड टाइम डिपेंडेंस. ठीक है. इन यूनिट 3 टुडे वी आर गोइंग टू कवर लेक्चर नंबर 4 ऑर्डरिंग एंड टाइम डिपेंडेंस. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको याद रखना है, the chain sees your transaction before it settles and its block is not yours to trust. When it comes to block or block.timestamp, it depends on the validator which is mining your transaction. Right? अब इसके अराउंड जो अलग अलग टाइप्स के वर्ड्स हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. समझ में आया? एक तो ऑर्डरिंग, दूसरा टाइम डिपेंडेंस. तो सबसे पहले ऑर्डर एंड टाइम डिपेंडेंट वर्ड्स क्या हुई? फर्स्ट इज पब्लिक mempool and front running. अब ये यहाँ पे कोड दिया है SCW037. ठीक है, SCW037. ये ऐसे ही मैं ध्यान कर रहा था, फिर मेरे मन में 4 अल्फाबेट नंबर आता है, मैंने उनको उठाया और स्लाइड पे डाल दी. ऐसे बिल्कुल नहीं. इसको जब तुम गूगल सर्च करेंगे तो यहाँ पे तुमको डिटेल में पता चलेगा. ठीक है, डिटेल में पता चलेगा कि फ्रंट रनिंग का मतलब क्या होता है. ठीक है. एंड फ्रंट रनिंग तुमको एक्सप्लॉइटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड दिया होगा एंड उसके साथ जो फिक्स है वो भी दिया होगा. ये लिखा है SCW037. Similarly, you have SCW065. Then 024. Imagine this to be a registry in which all the different smart contract vulnerabilities are, you could say, given for reference. The exploitable code as well as the fixes of them. ठीक है. तो लेक्चर के बाद सबसे पहले क्या करना है? ChatGPT में करना है. हम लोगों को नॉर्मल गूगल सर्च करना है SCW registry, and in that registry you have to search for 037, 065 and 024. So first is reacting to your pending transaction. अब front running का मतलब क्या होता है? In case of Ethereum, the mempool is equal to memory pool. Whenever you perform a transaction, first your transaction goes into the memory pool. ठीक है. जैसे तुम्हारा ट्रांजैक्शन मेमोरी पूल में जाए, मेमोरी पूल में जाने के बाद जो वैलिडेटर्स they will look at the memory pool and pick up the transactions. Based on the transaction fee that you are willing to pay, based on that your transaction will be picked up. अब यहाँ पे मान लो you are performing a swapping transaction. I am swapping 1 billion USDC. यूनिस्वैप का जो कांस्टेंट प्रोडक्ट फॉर्मूला है वो क्या है? x into y equal to k. x into y is equal to k. जिसका मतलब एक पूल है, उसमें 2 टोकन है एंड उन दो टोकन से उनका प्राइस किससे डिटरमाइन होगा? x into y equal to k से. k will always be the constant. अगर x गया तो अकॉर्डिंगली y एडजस्ट होगा, अगर y है अकॉर्डिंगली x एडजस्ट होगा, जिससे x into y हमेशा k रहेगा. राइट. जब मैं 1 बिलियन USDC स्वैप करूंगा, राइट, तो उस टाइम पे क्या होगा? ऑब्वियसली उसका प्राइस इंपैक्ट हाई रहेगा, क्योंकि एक पूल से 1 बिलियन USDC टोकन बाहर जाने वाला. अब हमने देखा कि देयर इज अ ट्रांजैक्शन इन द मेमोरी पूल व्हिच इज गोइंग टू स्वैप 1 बिलियन टोकन्स. तो वो जो 1 बिलियन टोकन स्वैप करने से पहले हमने क्या किया? हमने उसके पहले एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया जिसके वजह से टोकन का प्राइस बढ़ गया. टोकन का प्राइस बढ़ गया मतलब जब मैंने स्वैप को इनिशिएट किया तो उस टाइम पे एक टोकन 1 की जगह पे मुझे टोकन 2 1:1 के रेशियो में मिलने वाला. ठीक है, 1:1 के रेशियो में मिलने वाला. तो हमने देखा कि ये ट्रांजैक्शन मेमोरी पूल में है
by a फायदा करें। सो ओम परफॉर्म द ट्रांजैक्शन, और जब ओम ने वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया तो उससे क्या हो गया, 1:1 का रेशियो 1:0.5 हो गया। और ये ठीक है, पहले टोकन ए अगर मैं 1 टोकन इनपुट करने वाला था तो मुझे टोकन बी भी 1 ही मिलने वाला था। तो ओम ने क्या किया, एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया जिससे टोकन है अब मैं 1 दूंगा तो मुझे टोकन भी 0.5 मिलेगा। तो 1 बिलियन की जगह पे मुझे कितना मिला, 0.5 बिलियन, राइट। अब 0.5 बिलियन टोकन जो मुझे मिला, मेरा तो लॉस हो गया क्योंकि ओम ने उसका प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है, तो जैसे मेरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ओम क्या करेगा, हायर प्राइस पे वो टोकन बेच देगा। ये होता है शॉर्ट रन। इसे करिए स्टार्ट, राइट। अब मुझे पता है कि स्टार्टर जो फिनिश लाइन है उससे 100 मीटर की दूरी पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं उससे आगे से स्टार्ट करूंगा। एक ट्रांजैक्शन मेमोरी पूल में है, मैंने उसके आगे और एक ट्रांजैक्शन डाल दिया ताकि टोकन का प्राइस चेंज हो और जो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन है उसको लॉस हो। उसके बाद वो सेम टोकन को मैं हायर प्राइस में बेच के मैं प्रॉफिट निकाल दूंगा उससे। ये है फ्रंट रनर्स, और इसका जो वल्नरेबल कोड है एंड जो फिक्स वाला कोड है, यू कैन फाइंड दैट रेफरेंस इन SCWE037। ठीक है, सेकंड है सैंडविच अटैक्स एंड MEV। MEV इज मैक्सिमम एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू, मैक्सिमम एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू। अब अगर तुम MEV के बारे में बात करोगे तो ये कौन कर सकता है, जो वैलिडेटर, those who are picking up the transactions, they can perform MEV or try to get maximum benefit from the existing transactions. So in the memory pool, let us say there are 20 transactions. ठीक है, 20 transactions in memory pools. अब out of those 20 transactions, 50 transactions are paying extra fee. ठीक है, तो वैलिडेटर क्या करेगा, पहले हम 50 ट्रांजैक्शन पे उठाए क्योंकि वैलिडेटर को पता है कि 15 ट्रांजैक्शन ब्लॉक में चलेगा, इनका जो फी है वो मुझे मिलने वाला है, राइट। एंड इसके अलावा जो अभी हमने ऊपर फ्रंट रनिंग के केस में जो एग्जांपल लिया, राइट, बिफोर द मेन स्वैप हैपेंस द अटैकर परफॉर्म्स अनदर ट्रांजैक्शन impacting the token price and in turn causing a loss to the user, and after that transaction is executed, the attacker will sell those same transactions, same tokens at a higher price. So in case of maximum extractable value, ये risk यहाँ पे भी होता है। What if the validator is constantly looking at the memory pool for high value transactions, or and on purpose not selecting the transaction to be included into the block? So that too is a possibility. And third, and ये हम लोगों ने देखा, राइट, इश्यूज जो है इसके ऊपर फिक्स क्या है, मेमोरी पूल इज पब्लिक, ब्लॉकचेन इज पब्लिक, कोई भी कभी भी कुछ भी तो उस पे सेंसरशिप नहीं लगा सकता। सो वन प्रोबेबल फिक्स इज कमिट ड्रिवन एंड स्लिपेज लिमिट्स। कमिट ड्रिवन स्कीम, अब कमिट ड्रिवन स्कीम में क्या होता है, whenever you want to perform a high volume transaction, तो उस केस में तुम क्या करोगे, you will first commit a hash। अब वो जो hash है, that hash is generated from your transaction data। जैसे you are giving token A, तो 1 बिलियन टोकन ही दे रहे हो, इसके रिटर्न में तुमको 1 बिलियन टोकन भी चाहिए, तो इसका तुम एक हैश क्रिएट करोगे और वो हैश को सबमिट करोगे। अब तुमने हैश को सबमिट कर दिया, राइट। अब हैश इज अ वन वे फंक्शन, हैश से इनपुट कभी पता नहीं चलेगा। सो इस केस में तुमने क्या किया, तुमने पहले हैश को सबमिट किया, जब तुमको एक्चुअल ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना था तब तुमने जो पैरामीटर्स है और जो हैश है उसको भेजा, तुमने पैरामीटर्स भेजा, हैश नहीं भेजा, क्योंकि तुम्हारा जो हैश है दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड। तो वो पैरामीटर से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन टाइम पे हैश जनरेट करेगा
एंड वो हैश जो तुमने हैश पहले कमिट किया था उन दोनों को कंपेयर करें. अगर दोनों सेल्स है तो ही तुम्हारा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो. अब इस केस में क्या हो रहा है, जब तुम कमिट कर रहे हो that time you are only committing hashes. So from the hashes the attacker has no idea कि कौन सा टोकन कितने अमाउंट में जा रहा है. अटैकर को आइडिया ही नहीं, राइट. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि व्हाट इफ द अटैकर, जब तुमने एक्चुअल अमाउंट और हैश भेजा राइट सेकंड स्टेप में, तब अटैकर को पता चल गया तो तब भी तो वो कर सकता है. वो सेम फंक्शन को कॉल करेगा विद सेम पैरामीटर्स जो तुमने हैश दिया उस हैश के साथ, राइट. तो commit will provide security, but it is not foolproof because when you are committing, that time you are only giving a hash. So from that hash, there is no way to understand what the inputs are. But when you want to actually execute the transaction, that time you are also supposed to pass in input argument or function arguments. उस टाइम पे अटैकर को पता चल सकता है. तो इसके ऊपर फिक्स क्या है, कमिट हो गया, पहले कमिट किया, पहले सिर्फ हैश को स्टोर किया, इसके बाद सोचो आ सकते हैं. बोल, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन में पूछा नहीं ना आता, बोला भी Did you? Someone are reviewing values. you won't get a problem. Like we saw. No. ठीक है, See, just ठीक है. see. इसका कोड चेक करते हैं लोग. CW037 Yoshi. right. Very good. Yeah. The maps. ठीक है. So this is front running vulnerable contract. Now in this contract, when you call buy tokens, you are passing in the amount, right? And then you check that the value, value should be greater than or equal to amount into price. Obviously, next question आएगा, why this is vulnerable, right? Why this is vulnerable? Attackers see the transaction in the memory pool and execute a transaction to buy first, raising the price. It depends. Memory pool is visible to all. So attackers see the transaction in the memory pool and execute a transaction to buy first, raising the price. The price is now inflated. It's fine. Second, victim's transaction executes at a higher price or fails due to slippage. Slippage. Slippage क्या है? Transaction first पे उसका. Slippage. Slippage. What is slippage? Tokens की प्राइस. Token की price कितने को दिया है? If I want to buy token A and I have set the slippage to be 1%. I have set the slippage to be 1%. And I want to buy 100 tokens. So, is if I have set the slippage to 1% and I want to buy token A, 100 tokens A, with slippage as 1%, the transaction will succeed if and only if I get at least 99 tokens. Like yourself. So slippage is the loss that I say I'm willing to take.
So you got it? बर्निंग के केस में स्लीपेज क्या होगा? अगर बर्न करना है हमें, अपन भी कहाँ से आए इसमें? सर मैं आपको पूछ रहा हूँ, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स है ना, उसमें यूज दिस मॉडल में एक बर्निंग वाला कंसेप्ट आता है, D5 बर्निंग, इसलिए नाम इस तरह से दूसरे टोकन में बर्न करते हैं। पहला स्वैप वाले केस में भी मतलब यूएसडी से बिटकॉइन में स्वैप करना है, वही यूएसडी से हमें आईएनआर में कन्वर्ट करना है, वो और इसमें पे जाएगा। यस, कोई पूछो जहाँ पे टोकन स्वैपिंग आएगा, जहाँ पे तुम लोगों को टोकन ए देके टोकन बी लेना है, वहाँ पे स्लिपेज आएगा। अब स्लिपेज का कंसेप्ट क्या है? That is the bare minimum loss which I can handle, or that is my stop loss in case of share market, right? So if I want to buy 1,000 tokens and I have set the slippage to 5%, so I must get minimum 995 tokens. Minimum. If the tokens go less than 995, the transaction will fail, right? So यहाँ पे सबसे पहले क्या है? Attacker sees the transaction in the memory pool and execute a transaction to buy first, raising the price. Secondly, victim's transaction executes at higher price or fails due to slippage, or fails if you have set up slippage, only then the transaction will fail. If there is no slippage, if you have set the slippage to be 0, in that case, let us say you want to buy 1,000 tokens, and due to the attacker, the price was inflated to that point where now you are getting only 10 tokens. Even this will succeed. If you have not specified the slippage, let's visit. So, first and foremost, it is important to specify the slippage part whenever you are swapping tokens. Attackers sells at a profit exploiting sandwich attacks. What is sandwich? Original user's transaction, attacker's transaction, then after that, previously attacker transaction, there's a victim's transaction, again attacker's transaction, right? After this, जो सैंडविच एप्लीकेशन भी बताना, सैंडविच एप्लीकेशन बीचो बता वही तो हम जैसे इंसान एक रियल टॉपिक जास्त वेळ अटॅक्स एक्झाम्पल तेच एक्झाम्पल कसं आहे की गाजरचं कसं असतं sandwich attack is you are trying to swap token A with token B. You are trying to make a swap of 1 billion tokens. Okay. Since the memory pool is public and visible to all, I know that you are going to swap 1 billion tokens. So before your swap, I initiated a transaction due to which earlier you were getting 1 billion tokens of token B. Yes, but due to my transaction, which has executed before your transaction, due to that, now you will be getting 1:0.5 ratio. So you are getting 1 billion tokens, but since I have done the sandwich attack, now you will get only 0.5 tokens for 1 token. So instead of 1 billion tokens, you will get only 0.5 billion tokens. So you have incurred a loss of 0.5 billion tokens if you would have not specified the slippage part. Slippage acts as stop loss. So it will ensure that you get at least that much amount of tokens. If the number of tokens goes below the slippage point, your transaction will fail. Now, what is the protection against front running? It is commit reveal for high trade entry. What exactly is commit reveal? Here we have this commit trade function. Now, inside this commit trade function, you are passing in a hash. Now, what exactly this hash is? This hash we are storing into a commitment swapping. Right? Inside this commitment swapping, the key is the address. Enter its own address, and this is the hash of the commitment. Now look at the execute trade function. Inside execute trade function, we are passing the amount as a second. Then from the state variable, we check that the commitments which I have committed earlier is equal to this, calculating the hash of the amount and the secret. So this hash
was calculated offline. This hash was calculated offline. That hash has two components, amount and secret. ठीक है, इसमें रहेगा अमाउंट एंड सीक्रेट. अब जब इसमें अमाउंट एंड सीक्रेट रहेगा तो जब मैं इसको ऑन चेन एग्जीक्यूट करने जाऊंगा मुझे पास करना पड़ेगा दोनों फील्ड, क्योंकि मैंने जो स्टोर किया है मुझे उसको रन टाइम पे चेक करना है. अमाउंट एंड सीक्रेट जो मैं पास कर रहा हूँ उसके साथ, अगर दोनों सेम रहा तब ट्रांजैक्शन आगे जाके एग्जीक्यूट होगा. तो इस केस में क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे कमिट किया तो ये ट्रांजैक्शन मेमोरी पूल में गया. अब मेमोरी पूल में जब हैश गया, हैश के अंदर क्या है, अमाउंट है और सीक्रेट है. एक्चुअल में इंपॉर्टेंट अमाउंट है. अब यहाँ पे हमने सिर्फ हैश स्टोर किया तो हैश से एक्चुअल में अमाउंट कितना है वो तो पता नहीं चला ना अटैकर को, तो अटैकर इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा. अब जब मुझे इसका एग्जीक्यूट करना है तो वो टाइम में क्या करूंगा, एग्जीक्यूट क्रिएट करूंगा. अब जब मैं एग्जीक्यूट क्रिएट को कॉल करूंगा तो उस केस में क्या है, अमाउंट और सीक्रेट दो चीज करेंगे, राइट. जब मैं अमाउंट और सीक्रेट इसको पास करूंगा तो उस केस में सबसे पहले ये चेक करेंगे जो कमिटमेंट मैंने स्टोर किया है ओरिजिनल हैश इज दैट इक्वल टू द हैश ऑफ दीस टू वैल्यूज. अगर दोनों इक्वल है तो ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा. समझा नहीं समझा, बाउंसर गया. तुम्हारे शक्ल देख के लग रहा है बाउंसर नहीं समझ. ये देखो, सबसे पहले कमिटमेंट का मतलब क्या है, स्टोरिंग हैश. Yes. अब ये मैंने हैश स्टोर किया 1 2 3 4 5 6 0x, ये मेरा हैश है. अब ये जो हैश है ये हैश डिराइव कहाँ से हुआ, इसके लिए मैंने अमाउंट सेट किया था 100 और सीक्रेट था प्राइवेट ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो जब मैंने अमाउंट और इस सीक्रेट का हैश किया, इसको हैश किया, आई गॉट 0x 1 2 3 4 5 6. ठीक है, now I am storing this 0x 1 2 3 4 5 6 inside Gaudi. I'm storing that 0x 1 2 3 4 5 6 inside this commitment state variable, right. अब commitment state variable जो है उसमें देखो keys address in bytes 32 is hash. अब यहाँ पे हैश तो ऑलरेडी आ गया, इतना समझ में आया. और अब जान जा. ठीक है, अब जब मैंने ये ट्रांजैक्शन किया तो मुझे एक बात बताओ, इस हैश से कैन बी अटैकर नो अमाउंट कितना है, सिर्फ हैश से पता चलेगा नहीं चलेगा. तो एक्चुअल में 100 की जगह में मान लीजिए कि 1 मिलियन. ठीक है, अब सिंस जो स्वैप होने वाला है वो कितने अमाउंट का होने वाला है ये पता ही नहीं है, तो अटैकर प्राइस को इंक्रीज क्यों करेगा, अटैकर प्राइस को इंक्रीज तब करेगा जब उसको उसका प्रॉफिट दिखेगा. यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट को छुपा दिया यूजिंग हैशेस. ये हो गया. अब उसके बाद सेकंड चीज ये हमारा एग्जीक्यूट ट्रेड फंक्शन. अब एग्जीक्यूट ट्रेड फंक्शन में हम क्या बोलते हैं, अगर तुमको वो सेम हैश अभी ऑन चेन कैलकुलेट करना है, राइट, तो तुमको सेम इनपुट पैरामीटर तो लगेंगे ना. बराबर. हैशिंग फंक्शन का मेन कोर क्या है, सेम इनपुट सेम आउटपुट. बराबर. तो जो तुम सेम इनपुट दे रहे हो वो इनपुट जो तुमने जब हैश एक्चुअल में कैलकुलेट किया था यहाँ पे वो सेम रहेगा इनपुट. बराबर. तो वो तुमने क्या किया, यहाँ पे अमाउंट तुमने भेजा 1 मिलियन और सीक्रेट क्या था हमारा, प्राइवेट ट्रांजैक्शन. ये तुमने यहाँ पे भेजा. अभी ये मेमोरी पूल में आया ट्रांजैक्शन. अब मेमोरी पूल में आने के बाद एज अ अटैकर मुझे क्या दिख रहा है, अमाउंट 1 मिलियन और सीक्रेट. बट इसका क्या, इट इज नॉट अ डायरेक्ट स्वैप ट्रांजैक्शन. अगर यही मैं यूनिस्वैप पे करूँ तो यूनिस्वैप पे क्या होगा, स्वैप एग्जैक्ट टोकन्स फॉर 2-3 वेरिएंट है इस फंक्शन की, इनमें से कोई तो एक फंक्शन कॉल हो. अगर जब मैं यूनिस्वैप के केस में, जैसे मान लो मेरा फंक्शन है स्वैप, ठीक है. अब अगर मैंने डायरेक्टली स्वैप को कॉल किया इंस्टेड ऑफ दिस, तो अटैकर को पता चलेगा भाई स्वैप करने वाला टोकन बी के साथ. तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आया मेरा ट्रांजैक्शन, अटैकर का ट्रांजैक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा वो, राइट. इससे क्या होगा, जो प्राइस है प्राइस को इंक्रीज कर देगा. उसके बाद ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा. जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसको लॉस होगा. ठीक है, लॉस होने के बाद क्या होगा, टोकन प्राइस बढ़ेगा तो भाई आएगा सेल कर देगा
प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। Okay. अब ये क्या हो गया, पहले जो यूजर था वो आया फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फिर अटैकर आया बीच में, उसके बाद मेन ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फिर अटैकर, तो ये अटैकर बीच में आया ना, सैंडविच। अब ये अटैक को अगर तुमको मिटिगेट करना है तो एक स्टेप है कमिट रिवील स्ट्रीम। कमिट देन रिवील। कमिट में तुमने क्या किया, सिर्फ हैश स्टोर किया, अब हैश से इनपुट तो पता चलने वाला है, और रिवील फेज में तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो एग्जैक्ट इनपुट पैरामीटर से तुमको वो हैश मिला था, वो एग्जैक्ट इनपुट पैरामीटर्स तुमने इस फंक्शन को भेजा। जब तुमने वो एग्जैक्ट इनपुट पैरामीटर इस फंक्शन को भेजा तो सॉलिडिटी में यहाँ पे आप लोग वापस हैश कैलकुलेट कर रहे हो रन टाइम पे, राइट। ये जो कैलकुलेटेड हैश है हम इसको कंपेयर कर रहे हैं स्टोर्ड हैश से। अगर दोनों मैच हो रहा है मतलब सही, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है। अगर दोनों मैच होगा देन उसके बाद एक्चुअल ट्रांजैक्शन होगा। तो जब ये एग्जीक्यूट ट्रेड फंक्शन कॉल होगा तो अटैकर को क्या दिखेगा, अमाउंट इज 1 मिलियन एंड सीक्रेट इज प्राइवेट ट्रांजैक्शन, राइट। तो इंस्टेड ऑफ बॉट स्पाइंग कंटिन्यूअसली ऑन स्वैप ट्रांजैक्शंस, जैसे बड़ा अमाउंट मिला एग्जीक्यूट कर दो, कंपेयर दैट विद दिस एग्जीक्यूट ट्रेड फंक्शन, तो यहाँ पे भी चांसेस है हैक होने के, बट कम है, क्योंकि पहले हैश दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले हैश दिया है, तो इसके बाद जब अटैकर को ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, अटैकर जब इस फंक्शन को कॉल करेगा, राइट, तो डायरेक्टली इस फंक्शन को अटैकर कॉल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो रिक्वायर है ये चेक करेगा मैसेज डॉट सेंडर कौन है, कॉलर। जब अटैकर कॉल करेगा तो एड्रेस अलग रहेगा, तो अगर अटैकर को सेम हैश चूज करना है तो अटैकर को पहले हैश पता सही कमिट क्रिएट करना पड़ेगा, पहले ये ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट ट्रेड को कॉल कर सकता है, तब तक मेरा ट्रांजैक्शन निकल जाएगा। समझे? कमिट रिवील, कमिट मतलब मी 2 वाजता येतोय, रिवील तू 2 वाजता पोहोच, Probably that's question. बरोबर, समझा? अब देखो, why is this better? Traders commit to the trade off chain Yes. before revealing the amount, preventing mempool sniping. अब mempool sniping क्या है? गलती उसके मेमोरी बोलते नजर करना है, कौन सा बड़ा ट्रांजैक्शन आ रहा है, कौन सा बड़ा ट्रांजैक्शन आ रहा है, अच्छा आया ट्रांजैक्शन, चलो अटैक। Transactions cannot be front run because attackers don't know the amount until it reveals. जब तक अमाउंट ही पता नहीं तो क्या अटैक करेगा। अब मेरे बैंक में मान लो मैं 2 करोड़ लेके चल रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं, मैं आराम से जा सकता, और अगर किसी को भटक लग गया 2 करोड़ तो हेलो जीबेट हो रही है तो भाई ये डायरेक्ट आप लाभ चेन चालू करो चॉकलेट फैक्ट्री, समझे? अब हम लोगों ने इसको डिटेल देख लिया, ठीक है। सैंडविच अटैक्स एंड एनईवी इसके अंदर आता है। हम इसका फिक्स क्या है, सर पहले सैंडविच अटैक होता है उसके बाद फ्रंट यस कमिट रिवील एंड स्लीपेज रिवील्स। अभी अगर तुमको कोई टोकन स्वैप करना है और तुमने बोला मेरा लॉस एपेटाइट पूरा है, मतलब आई डोंट वांट टू गिव एनी स्लीपेज, तो उस केस में अगर तुमने 1000 टोकन से स्वैप कर रहे हो, तुमने स्लीपेज 0 दिया, तो अगर तुमको एक टोकन भी मिला ना, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि तुमने स्टॉप लॉस लगाया नहीं। स्लीपेज स्टॉप लॉस याद रखो, जागो मयूर जागो, स्लीपेज सुन के तू सो जा, स्लीपेज इक्वल टू स्टॉप लॉस। अब टाइम स्टैम्प मैनिपुलेशन, इसका भी एग्जांपल चेक करते हैं। 065 राइट, यहाँ पे 65. So I better sleep in 1000 I have so many money. तो उसका क्या करेंगे, मैं पे करें कौन सा अगर 1% भी स्लीप पे हमें मिला
हम सोने की खाना क्या कर सकते हैं नहीं समझा क्वेश्चन है कंप्लीट जो कैंपस अगर सोना Gold, soda. 1 मिलियन हमें स्वैप करना है सिग्नेचर हमने लिमिट दे रखा 90 या 98 और 99 एक मिलियन में मिला तो सोने की वाला काम वो आगे कर सकते हो सोना की बोर्ड की बात कर रहे हैं हाँ चल एक क्वेश्चन लेकिन भी नहीं समझा क्वेश्चन क्या बोल रहा है सगळं सीरियस जो है साथ क्यों बात हाँ ना मुझे बात मारने को छोड़ मार तो मुझे सीरियस खाना तो आणि मला नाही कळलं सगळं. मला फक्त एवढं कळलं की मी पहिला त्याच्यावर एक बोलले सीरियस है ये जोक तेरे से हो गया मतलब हाँ तेरा जोक तेरे से हो गया ठीक है चलो वापस आओ SWC065 अब यहाँ पे देखो साक्षी आजा वापस अभी तू क्या कर इसी जोक को ना साक्षी करते करते देख जैसे बीट वाला जोक तू लिख दिया कि 4 दिन आखिरी दिन आ वैसे तो चलो मैं नेवर आ चुकी हूँ चलो वापस आओ अब यहाँ पे हमने क्या किया ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट की टाइम सेंसिटिव अब इनसाइड दिस from within the construction we are setting the deadline let us say we have set the deadline to be ठीक है 1 month क्यों very nice the deadline is set to 1 month starting from today in case of Ethereum time is specified in seconds so 1 month means let's say there are x seconds so deadline has x seconds then we have this function which checks as expired return block.timestamp greater than deadline but this relies on block.timestamp इसमें दिक्कत क्या है block.timestamp में ग्लोबल वेरिएबल वो करंट ब्लॉक है उसका जो टाइम स्टैम्प है वो रिटर्न कर देगा व्हाट इज द प्रॉब्लम अब इस केस में see using block values such as block.timestamp or block.number or block.difficulty or block.previous write down as a proxy for timely Ethereum smart contracts can be problematic. Block values are determined by validators. I am a validator. I am creating the block. So whatever the timestamp is on my system, that we go as block.timestamp. And can be manipulated within certain limits. When we say within certain limits, so Ethereum client को जो run कर रहा है get, right? So if I am proposing a block and the new block comes in, the time difference between these two blocks can be 15 seconds. then ये Ethereum का नोन जो client है उसका नोन लिमिटेशन कि block A जैसे block A आया 10 seconds पे, then block B can come in between 10 to 30 seconds or 10 to 25 seconds. 15 सेकंड का गैप रह सकता है. अब ये स्प्रेड कैसे होगा? Let us say एक ऑप्शन चल रहा है. अब वो ऑप्शन खत्म होने वाला है 12 PM को, राइट? ऑप्शन खत्म होने वाला है 12 PM को और उस ऑप्शन में ऑडी बेचा जा रहा है, राइट? एंड वो ऑडी का प्राइस है 2 ईथर, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 ईथर. आई एम अ वैलिडेटर, तो मैंने क्या किया, प्राइस को सिर्फ 30 ई मतलब बेड किया उस ऑडी का प्राइस, राइट? अब टाइम कितना होगा 12 55 45 सेकंड्स, सॉरी 11 55 45 सेकंड्स, बराबर. अब गेट का नोन लिमिटेशन क्या है, जो नेक्स्ट ब्लॉक आने वाला है इट कैन बी विद इन 15 सेकंड्स का डिफरेंस है. उसके बाद सार्थक आया, सार्थक ने नया बिल्ड प्लेस कर 32 ईथर, फंडेड, राइट? लेकिन मैं वैलिडेट हूं ना, तो मैं क्या करूंगा, नया ब्लॉक इंक्लूड करूंगा, 15 सेकंड आगे जाऊंगा. अगर मैं 15 सेकंड आगे गया, ये कितना हो गया 12, बराबर. ये 12 होगा मतलब 15 सेकंड 15 15 सेकंड इसमें
ये 15 है बस 15 सेकंड इसमें ऐड किया ये 12 हो गया राइट. जैसे ये 12 होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलेगा the time has reached option entry. So जबकि जो ऑडी बेच रहा था उसको 32 ETH मिलता है but I wanted my bid to go through, hence I manipulated the block time and I ended the auction before 15 seconds. तो मुझे 30 ETH में ऑडी मिला. अब इसके ऊपर what is the fix? एकदम सिंपल. इथेरियम वाले क्या बोलते हैं अगर कहीं भी डेडलाइन यूज कर रहे हो डेडलाइन प्लस 15 सेकंड्स चेक करो. मतलब डेडलाइन प्लस 15 सेकंड्स क्योंकि अब वैलिडेटर कैन मैनिपुलेट ओनली 15 सेकंड्स का रेंज. 15 सेकंड्स के पहले आएगा तो गेट ब्लॉक एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. बोलेगा भाई तुम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो. तो अभी देखो जब हम लोग ये यूज करेंगे डेडलाइन प्लस 15 सेकंड्स अब इस केस में राइट वैलिडेटर इसको कब मैनिपुलेट कर पाएगा जब टाइम एक्चुअल में 12 o'clock हो. जब टाइम एक्चुअल में 12 o'clock हो गया मतलब ऑप्शन खत्म हो गया. उसके बाद वैलिडेटर मैनिपुलेट करके करेगा ही. ठीक जहां पे भी लॉग डॉट टाइम स्टैम्प का डिपेंडेंसी आता है या डेडलाइन वाला क्राइटेरिया आता है उनको बफर वाला कांसेप्ट यूज करें. जो एक्चुअल डेडलाइन है इसको नहीं सेट करना है डेडलाइन प्लस 15 सेकंड सेट करना है. अगर इस केस में डेडलाइन प्लस 15 सेकंड्स होता वैलिडेटर इसको मैनिपुलेट कर पाता ओनली एट 12 o'clock. खत्म होने के बाद मैनिपुलेट कर. अभी यहाँ पे 11:15 and 45 में वैलिडेटर ने क्या किया एक नया ब्लॉक ऐड किया ऑप्शन में और उसका टाइम स्टैम्प क्या दिया उसने 12 o'clock. ऑप्शन खत्म हो गया. हाँ अगर यहाँ पे वैलिडेटर को सेम चीज करना है तो कब कर पाएगा 12 बजे कर पाएगा. 11:15 and 45 में नहीं कर पाएगा क्योंकि डेडलाइन क्या है हमारा डेडलाइन प्लस 15 सेकंड्स. उसके बाद एक नया ये राइट. तो जब वैलिडेटर इसको मैनिपुलेट करने आएगा तो बाय डिफॉल्ट 12 को बच गए. हाँ ऑप्शन खत्म हो गया तो मैनिपुलेट करके भी क्या करें. हाँ तो जहाँ पे भी ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प का डिपेंडेंसी आता है या डेडलाइन आता है उनको बफर यूज करें. बस बफर ऑफ 15 सेकंड्स ये भी याद रखो. survive 15 seconds for 2 seconds. And guys Get that. ऐसे भी तो sunlight one ऐसा लिमिट नहीं है second. ब्लॉक इथेरियम में हर एक नया ब्लॉक 15 सेकंड में आता है और सिर्फ इथेरियम में डिस्ट्रीब्यूटर तो वैलिडेटर इथेरियम में सेम ब्लॉक जितने भी वैलिडेटर सबके पास सिस्टम ब्लॉक सेम नहीं है. अगर मेरे इफ आई एम रनिंग वैलिडेटर और मेरे वैलिडेटर सर्वर पे अब टाइम हो रहा है 11:45 और डीप के वैलिडेटर पे हो रहा है 11:65 और सार्थक के वैलिडेटर पे हो रहा है 11:58. तो ये जो 15 सेकंड का बफर है ना गेट कैन एक्सेप्ट दैट. बट अगर ये 15 सेकंड से ज्यादा आ गया इसका मतलब क्या है तुम कोई तो पुराना ब्लॉक पुश कर रहे हो तो इसीलिए ओनली 15 सेकंड्स. अब उसके बाद आता है अनसेफ रैंडमनेस. अब अनसेफ रैंडमनेस का मतलब क्या है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इफ यू वांट टू गेट सम रैंडम वैल्यूज तो तुम्हारा दिमाग क्या चलेगा you will use save it's at 256 hash function and to this function we will pass block.timestamp then block.difficulty Sorry. or any other global variable. ये तुम लोगों का अंडरस्टैंडिंग क्यों सर we cannot predict the hash right you cannot predict the hash but I'm a validator. I can manipulate the timestamp. So given I know what the timestamp is, what the timestamp is going to be, what the difficulty is going to be, you will also know what the hash will be. If I know the input, I know the output. In case of hashing, hashing function का logic क्या है? Same input, same output. Right? अब हम लोग जो अटैक वेक्टर है वो कौन सा चेक कर रहे हैं? अनसेफ रैंडमनेस. अब रैंडम वैल्यू का मतलब क्या है तुमने आंख बंद किया मैंने तुमको बोला थिंक ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 to 1000 राइट बोल कौन सा नंबर 1 to 1000 99 मयूर
200 leave Number 93. 23 सार्थक 50 साक्षी Because I सबका नंबर अलग है हाँ दिस इज सेफ रैंडमनेस आई कैन नॉट गेस इट कि तुम क्या करने वाले बट अगर तुमने दिमाग लगाया तुमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बोला नहीं आई विल यूज टीचर 256 हैशिंग फंक्शन एंड दिस हैशिंग फंक्शन को आई पास इन ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प और ब्लॉक डॉट डिफिकल्टी with who is creating that blocks validator block dot time stamp block में कहाँ से आएगा validator का जो सिस्टम टाइम में वहाँ से आएगा तो अगर मुझे पता है कि नेक्स्ट ब्लॉक मैं बनाऊंगा मुझे टाइम स्टैम्प भी पता है हाँ राइट डिफिकल्टी भी मुझे पता है सो आई नो व्हाट द हैश इज अगर तुमने इस रैंडमनेस के बेस पे एक लॉजिक लिखा एयर ड्रॉप विनर कि इस टाइम पे जो एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेगा और अगर हैश मैच हुआ तो तुमको एक ईथर मिलेगा तुमने लॉजिक लिखा वैलिडेटर बोलेगा अच्छा बढ़िया है तो हैश लिखो सेम हैश चलेगा तो वैलिडेटर को जो चला रहा है उसको बोले माने तो बंद करना है रुक जा टाइम है अब जैसे टाइम आया वैलिडेटर बंद करेगा एक ही वो खुद लेके जाएगा क्यों क्योंकि तुमको जो चीज लगा रैंडम है वो रैंडम नहीं है दैट इज अनसेफ रैंडमनेस अब इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है चेनिंग भी आ रहे वेरीफाइबल रैंडम फंक्शंस वेरीफाइबल रैंडमनेस प्रूवेबल ऑफ चेन एंट्रोपी ऑन चेन चेन लिंक क्या करता है चेन लिंक runs a set of nodes right and from those nodes if you want a random data on chain ऑफ चेन निगेट on chain if you want a random data on chain from off chain तुमको वेब 3 में रैंडमनेस चाहिए वेब 2 से तो तुम क्या करोगे चेन लिंक का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है चेन लिंक VRF वेरीफाइबल रैंडम फंक्शंस जहां पे चेन लिंक वालों ने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसके अंदर लोग एक फंक्शन लिखा गेट रैंडमनेस ये एग्जैक्ट फंक्शन का नाम मुझे याद नहीं है तो तुम क्या करोगे उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट करोगे वो चेन लिंक क्या होगा फ्री में क्यों तुम तो है कौन है वेरिएबल्स तो चेन लिंक बोलेगा फॉर ईच रैंडम वैल्यू आई विल टेक फीस इन द फॉर्म ऑफ लिंक टोकन्स और वो लिंक टोकन है चेन लिंक का प्लेटफॉर्म चेन लिंक LING तो अगर तुमको रैंडम वैल्यू चाहिए चेन लिंक वेरीफाइबल रैंडम फंक्शन से तो चेन लिंक बोलेगा पहले हफ्ता निकाल फिर रैंडम वैल्यू राइट अनसेफ रैंडमनेस यूज VRF वेरीफाइबल रैंडम फंक्शंस ठीक है अब ये जो है ना MEV मैक्सिमम एक्सपेक्टेबल वैल्यू इसके ऊपर फिक्सेड क्या है फ्लैशबॉट्स नाम का कंसेप्ट तो फ्लैशबॉट्स क्या करेंगे कि जब तुम ट्रांजैक्शन परफॉर्म करोगे हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन जब तुम परफॉर्म करोगे तो वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन इंस्टेड ऑफ राउटिंग इट वाया द पब्लिक मेमोरी पूल दैट विल गो वाया द राउट ऑफ प्राइवेट मेमोरीज so private memory pool is not visible to all दैट इज राइट so even the bots cannot do that so that is flashbot तुम बोलोगे इतना सब हमको क्यों सिखा रहे हो तुमको ये सब कंसेप्ट पता होने चाहिए गेट ओवर इट अभी टाइम कम है मेहनत ज्यादा करना है तो वो हिसाब से ध्यान देके करो सैंडविच अटैक क्या है MEV क्या है व्हाट इज अनसेफ रैंडमनेस व्हाट इज द फिक्स फॉर अनसेफ रैंडमनेस टाइम स्टैम्प डिपेंडेंसी क्या है ट्रांजैक्शन रिवॉर्ड क्या है ये तुमको पता विवादी चाहिए ट्रांजैक्शन ऑर्डरिंग your transaction sits in a public memory pool before it is mined. Anyone can read it, copy it, and pay more gas to go first. वो मेरे आगे खड़ा है 2 करोड़ बैग में लेके मेरा काम क्या है सिर्फ बैग के हैंडल को कट करने का बैग लेके भागना बस तो वो सेम केस तुम जो भी ट्रांजैक्शन करोगे इंसिडेंट के केस में एवरीथिंग गोज वाया इन पब्लिक मेमोरी पूल अरे पब्लिक मेमोरी पूल में चला गया सबको पता है क्या चल और उसमें से कोई होशियार रहा चोर रहा तुम आएगा तुम्हारे पे ट्रांजैक्शन करेगा टोकन का प्राइस बढ़ाएगा तुमको लॉस होगा वापस आएगा जो कम प्राइस में टोकन सेल उसको ज़्यादा प्राइस में बेचेगा बैग भरेगा चलो
फ्रंट रनिंग का एग्जांपल हम देखो यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो रिक्वायर हैश ऑफ आंसर इक्वल टू पजल Working for so this is paid to whoever solves first whenever being first is profitable claiming a reward buying at a listed price solving a puzzle for a bounce a bot can copy your pending transaction and outbid your gas deliveries जो मैं mempool की बात करूँ ना पब्लिक मेमोरी पूल वहां पे देव या बालाजी नहीं बैठा चेक करने के लिए कौन सा ट्रांजेक्शन आ एक बॉट है बॉट क्या है एक प्रोग्राम है जिसका काम कंटिन्यूसली मेमोरी पूल को वॉच करना है जैसे हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन है हमारी चोरी कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको ये आएगा लेकिन सर हमारा ट्रांजेक्शन जाने से पहले अटैकर कब आएगा ट्रांजेक्शन कब करेगा तो हमारा माइंड हो जाएगा अटैकर आता ही नहीं अटैकर ने सॉफ्टवेयर लगा के रखा है इसका बॉट कंटिन्यूसली लिख रहा है उसके बॉट को ये भी पता है कि कितना अमाउंट आया तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी लॉजिक है लॉजिक बेस्ड करके यस स्पेस ये करता है इसमें एक इतने अमाउंट से ऊपर का ये इधर खर्च करेगा राइट यहाँ पे एक क्लेम नाम का फंक्शन है which is accepting a byte 32 आंसर और तुम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हो तुमने ये जो आंसर है इसका हैश निकाला और तुमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पजल सेट किया तो जो तुम आंसर पास कर रहे हो उसका तुम हैश निकालोगे अगर वो इक्वल टू पजल आता है देन यू विन अब इस केस में हैक कैसे होगा बॉट कॉपीज आंसर फ्रॉम मेमोरी पूल जैसा ट्रांजैक्शन है मेमोरी पूल से आंसर उठाए रीसबमिट्स विद हायर gas मींस तुमने करेक्ट आंसर पास किया अब क्वेश्चन नंबर 4 का एमसीक्यू ऑप्शन है ए ठीक है अब मयूर ने क्या किया इन को कॉल किया विद बाइट्स 32 ऑफ ए मैंने बॉट लगा के रखा मैंने क्या किया भाई उठा ए को बाइट्स 32 ए को उठा मयूर ने कॉल किया उसको विद सेम इथेरियम में क्या है बेस फी पर गैस देन मैक्स प्रायोरिटी फी राइट तो मैंने क्या किया मैक्स प्रायोरिटी को डबल कर अब पहले रेट क्या करेगा परसेंटेज होता है ज्यादा पैसे जो टिप दिया उसको भेजा ना तो मेरा ट्रांजैक्शन पहले का मैं जी यहाँ पे पेबल हो गई ट्रांसफर हो गया तो मैं मेरा ट्रांजैक्शन आई पीछे 2 मिनट के बाद चलो अब पैसे मेरे में आ गया पैसे चल गए राइट what submits the exact action first and takes the facts second competing bots build fees up with a priority gas auctioning अगर 3 या 4 bots already वो उस पे काम करे अभी नॉट नेसेसरी कि एक अटैकर का एक ही बॉट है मान लो 10 बॉट है 10 चोर ने देख लिया भाई अब लेगा कौन थोड़ा उनमें कंपीट करेंगे प्रायोरिटी की ज्यादा कौन देगा जो प्रायोरिटी की ज्यादा देगा उसका ट्रांजैक्शन पहले जाए जिसका ट्रांजैक्शन पहले जाए वो अमाउंट लेके चल समझा क्या साहब तक नहीं था तो गैर मैनेजेबल को अभी तब चारा को यूज होता है इसी फिर उसके बाद है कमिट रिव्यू अब कमिट रिव्यू में क्या है जैसे मैंने तुमको बताया सबमिट द हैश फर्स्ट रिव्यू लेटर इंटेंट इज सेट बाय मैन जब तुम हैश सबमिट करते हो बॉट कितना भी होशियार है अभी तक कंप्यूटर साइंस में ऐसा इनोवेशन या ब्रेकथ्रू नहीं हुआ है जिससे गिवन हैश यू कैन गेट बैक द इनपुट हैश नहीं हुआ है तो पूरा सेम हो जाता है हाँ हाउ मच डज इट हैपन तो जब तुमने कहा क्वांटम में भी नहीं है इसीलिए रिसर्चर्स आर वर्किंग ऑन क्वांटम प्रूफ क्रिप्टोग्राफी सो इवन इफ क्वांटम कंप्यूटर्स का हमारा क्रिप्टोग्राफी अभी वाले वर्जन से चला जाएगा क्वांटम प्रूफ क्रिप्टोग्राफी तो वहां पे क्वांटम कंप्यूटर भी ब्रेक लेकर पाएंगे उसको ठीक है हाँ ये तो हो गया फ्रंट रनिंग का सिंपल एग्जांपल क्या है मयूर इससे पहले मैं भाग गया ठीक है अब उसके बाद है सैंडविच अटैक्स एंड एमपीयू ऑलरेडी हम लोगों ने पहले स्लाइड में कवर कर दिया जो हमने 4 फ्लोर पे थे उसने बोल के सैंडविच कैसा एंड हाँ मैक्सिमम एक्सपेक्टेबल वैल्यू राइट spot the searcher sees your large swap waiting in the memory pool
स्पॉट मतलब आइडेंटिफाई, ठीक है। अब यश उसका जो चेन है चॉकलेट फैक्ट्री, उसको 1000 आउटलेट बढ़ाने वाला, और वो कहाँ कहाँ पे बढ़ाने वाला है, किसके साथ बढ़ाने वाला है मुझे पता चला। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया, मुझे बोला भाई मुझे को 10% कर दिया, आई गिव 20%। तो यश का लॉस है, क्यों? ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा था दैट हैपेंड वाया द मेमोरी पूल, और दैट गोज वाया द मेमोरी पूल, पब्लिक मेमोरी पूल। सेकंड, फ्रंट रन, buys the token just before you push it the front run. तो 10% कर दे रहा था, I should have 20% cuts, right? तो obviously difference मुझे मिलेगा। Third, your swap executes at the now worst price. Your swap मतलब जो actual user है उसका swap. Back run searches sells into your impact pocketing the difference. तुमको 1 बिलियन खरीदना था, तुमसे पहले मैंने उठा लिया, अब तुमको 1 बिलियन चाहिए, राइट? तो तुम जब 1:1 के रेशियो में मिल रहा था, बट अभी तुमको 1:0.5 के रेशियो में मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, वो जो टोकन है तुमको पहले 1 बिलियन की जगह पे 1 बिलियन टोकन मिल रहा है, अब 0.5 मिल रहा है, तो आई सेल दोस टोकन्स, तो वो टोकन तुमको मिलेगा, राइट? बट तुमको उस जगह 1 बिलियन मिलना चाहिए था, तुमको कितना मिल रहा, 0.5 है, तो ऊपर का 0.5 मेरे पास सब हो गया, और जब पैसे बढ़ेंगे बेच दो। मैंने क्या किया, तुम्हारे ट्रांजैक्शन को तुम्हारे पहले तक एग्जीक्यूट किया था कि प्राइस बढ़ता है, उसके बाद तुम्हारा ट्रांजैक्शन आया तो मैंने बेच दिया, मतलब मैंने आधे टोकन बेचे, आधे टोकन में तुम्हारा पूरा जो लॉस था वो हो गया, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ है उसका मैं आया प्राइस पे बेच दूँ। What is MPV? Maximal extractable value. Profit a block producer, validator can capture by choosing the order of transactions in a block. Inserting, reordering, or censoring them. Sandwiching is the best known form. Inserting, reordering, sandwiching में क्या हो रहा है? पहले जो original यूजर का ट्रांजैक्शन है वो नहीं जा रहा, पहले अटैकर का गया, राइट? अटैकर के बाद यूजर का गया, वापस अटैकर का गया। That is maximal extractable value. जितना हो सके उतना चूज, जितना हो सके उतना एक्सप्लॉइट करो। How users and contracts define set a time slippage. So ये जो ऑप्शन है टाइम स्लिपेज डाउन Stop loss. क्योंकि अगर तुमने स्लिपेज दिया नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट will execute your code as it is. Smart contract will not think he's from middle class, he's from below poverty line, right? You have written the code, I will execute that. That is the smart contract shop. So always set a tight slippage tolerance. Whenever you are making a swap, set the slippage to 1%, 2%, or whatever your risk appetite is. सर अब कोई 0% भी है, Yes. लॉस होना ही नहीं चाहिए। तो अगर 0% डाला मतलब स्लिपेज प्रोवाइड नहीं किया, उस केस में यू आर सेइंग कि आई वांट टू स्वैप 1000 टोकन्स, अगर उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा। अच्छा, 0% का मतलब हो गया, How does it? इट्स एंड ए डेडलाइन इन एवरी स्वैप। एक तो स्लिपेज देना है और डेडलाइन देना है। डेडलाइन मतलब ये स्वैप कब तक वैलिड है, 30 सेकंड्स, 120 सेकंड्स। 30 सेकंड मतलब सिर्फ 2 ब्लॉक तक वैलिड रहेगा, उसके बाद ये स्वैप एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट? राउट थ्रू प्राइवेट मेमोरी पूल्स, MEV प्रोटेक्टेड रिलीज। फ्लैश बॉट्स के बारे में रीड करो। डिजाइन मैकेनिज्म दैट डोंट रिवॉर्ड योर ऑर्डरिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मेरा स्वैप हुआ, फिर तुम्हारा हुआ, फिर अटैकर को हुआ, फिक्सेड। तो तुम कुछ ऐसे बनाओ जहाँ पे ट्रांजैक्शन रीऑर्डर करके प्रॉफिट ना मिले। अगर मैंने ट्रांजैक्शन रीऑर्डर किया, मुझे प्रॉफिट ही नहीं, तो मैं क्यों करूँ? सैंडविचिंग क्यों हो रहा है? ट्रांजैक्शन रीऑर्डर की वजह से। ट्रांजैक्शन रीऑर्डर कौन कर रहा है? वैलिडेटर कर रहा है, ये बॉट कर रहा है। प्राइवेट में फुल में बॉट से आ सकते नहीं, फ्लैश बॉट्स के बारे में पढ़ो, तुमको जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसका आंसर नहीं। और फ्लैश बॉट्स, MEV का सॉल्यूशन है फ्लैश बॉट्स।
अगर तुमको if you want to perform large swaps involving huge amount of tokens, go via the route of private members or flash bots. वो क्या करेंगे, जब तुम ट्रांजेक्शन परफॉर्म करोगे ना, तो तुम्हारा ट्रांजेक्शन जो पब्लिक मेमोरी पूल है उससे जाएगा ही नहीं, प्राइवेट में जाएगा और वहां से वैलिडेटर उठाएगा, उसको माइन करेगा। तो अगर बॉट को पता ही नहीं है क्या है तो दोबारा होगा ना फॉर्मिंग साइड, उसके लिए फ्लैश बॉट का भी मैकेनिज्म है। जो मैं सही पहुंचेगा वहाँ पे वाला also something private जो ने सर पे की कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट रिसर्च मिला I did the after session तो सच में ऑडिट की अंडरस्टैंड जो हैकिंग में मजा पर ज्यादा नहीं, तुमको ऑडिटिंग को मजा कर पाएगा तो तुमने समझेगा नहीं एक्चुअली ये इतने तरीके से इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, तब तुमको कोड देखने में मजा आएगा। और वो मजा कब आएगा, मतलब शुरुआत में तुमको हार्ड लगेगा, लग रहा है बट मेरा कंसिस्टेंसी दिखाया है, एक हफ्ता 2 हफ्ते के बाद अरे वेट, अरे एनवीबी, अरे सैंडविच, अरे टाइम स्टैम्प डिपेंडेंसी, अरे ट्रांजैक्शन भी ऑलवेज आगे पता है। नेक्स्ट इज कमिट लिमिट एंड बाउंडेड आउटकम्स। Intent is visible in the mempool. Anyone can read and output. Commit limit scheme already SCW065 में explain किया था। Commit trade, hash pass किया, execute trade, amount secret वो वाला है। अब secure pattern क्या है? तुम commit a hash in phase 1 और phase 2 में क्या करोगे तुम? Wait till after commit stage। पहले जब तुम commit कर रहे हो तो किसी को पता ही नहीं, even though you are going by the route of public mempool, और किसी को पता ही नहीं उसमें क्या है, hash over so right? So commit really publish the hash of your action first, reveal the image only after the commit window closes, so intent can't be front running. Then slippage plus deadline bounds, amount out main, अगर Uniswap check करोगे तो Uniswap में whenever you are going to execute a swapping transaction, you have to specify amount out main. And now, in order to do this swap, I must get at least this much amount out. I want to swap 10,000 tokens. Amount out min तुमने सेट किया 9,990, right? तो तुम्हारा amount out min क्या हो गया? at both then This transaction should succeed only if and only if when I will get at least this many tokens. अगर इससे कम रहेगा तो भाई मत कर execute. I don't want to bear any risk. The reveal transaction is still public. हमने डिस्कस किया था. Combine with sorted commits and short windows. Never rely on secrecy of on-chain data. सिंपल एग्जांपल ये हमने जहाँ पे हमने सिर्फ कमिटमेंट को स्टोर किया। अब वो कमिटमेंट सिर्फ 10 सेकंड के लिए वैलिड रहेगा। उसके लिए तुम क्या करोगे, जो कमिटमेंट जब तुम स्टोर कर रहे हो उसमें डेडलाइन ऐड करो, एक स्ट्रक्चर बनाओ वैलिड कमिटमेंट्स। तो स्ट्रक्चर में पहला फील्ड रहेगा तुम्हारा कमिट्स का है, कमिट का हैश, राइट। सेकंड रहेगा इसका डेडलाइन। दिख रहा है इमेज क्लियरली? एक कमिटमेंट स्ट्रक्चर है, उसमें स्ट्रक्चर के अंदर पहला वैल्यू, पहला कीज हैश बाय 32, सेकंड इज डेडलाइन। तो वो कमिट कब तक वैलिड, तो डेडलाइन, राइट। तो उस केस में अगर सपोज किसी बॉट ने देख लिया और बॉट ने ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर ली और तुमने डेडलाइन दिया 10 सेकंड और उसका ट्रांजैक्शन 11 सेकंड पे रहा रिवर्ट हो गया, सो कमिट रिवील प्लस डेडलाइन, Exactly. like time restraints, time and randomness. Block dot timestamp is a validator influenced value, and every on-chain source of randomness is public data and attacker can compute in advance. जिसका एग्जांपल देखा था उसी को आप रीट्रेस करेंगे, ठीक है भाई। सोना मत करे, अब टाइम स्टैम्प मैनिपुलेट कैसे कर सकते, ये हमारा वल्नरेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या चेक किया, इफ ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प mod 50 is 0, then transfer. I am a validator,
I know my system clock, I know कौन सा टाइम स्टैम्प, तो अगर मैं 50 से डिवाइड करूंगा तो 0 रिमाइंडर आएगा, राइट? तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, फंक्शन स्क्रीन को कॉल करूंगा। जैसे यहाँ पे मान लो ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प इज 150, राइट? 150 mod 15 is 0, ये मॉड्यूलस है ना, रिमाइंडर चेक करेंगे, बराबर? तो इस केस में जब ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प 150 होगा, आई नो वैलिडेटर, आई नो माय सिस्टम क्लॉक, आई नो द टाइम स्टैम्प, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, इस XYZ अकाउंट से स्पीड फंक्शन को कॉल करूंगा। जब स्पीड फंक्शन कॉल होगा, भाई मैं खुद वैलिडेटर हूँ, मैं ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में डालने वाला हूँ, ब्लॉक में टाइम स्टैम्प क्या लगने वाला है मेरे को पता है ऑलरेडी, ब्लॉक का टाइम स्टैम्प लगने वाला है 150, वही कंडीशन तुमने लगा रखा है वहां पे 150 mod 15, चलो वैलिडेटर मैसेज से टाइम स्टैम्प, इसका फिक्स क्या है, यूज टाइम स्टैम्प्स ओनली एट कोर्स के और ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट। अरे यहाँ पे क्या है, टॉलरेट 15 सेकंड वेट, नेवर वेट, एग्जैक्ट चेक नहीं करना, ग्रेटर देन डेडलाइन पर 15 सेकंड्स क्यों, क्योंकि जो इथेरियम का क्लाइंट है दैट एक्सेप्ट्स ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट वैलिडेटर्स हैविंग अ टाइम ड्रिफ्ट ऑफ 50 सेकंड्स। अगर उससे पहला ब्लॉक आया सेकंड 10 पे, तो नेक्स्ट ब्लॉक शुड बी विद इन 10 to 25 सेकंड्स। अगर 30 सेकंड पे आया तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। फाइंड डिफरेंस और रैंडमनेस ऑन इट। Yes. Validators have given a block's timestamp can be shifted by several seconds. जैसे हमने ऑप्शन वाला एग्जांपल देखा था, only deadlines and vesting cliffs on the order of minutes or hours are fine, second level logic is not. कुछ चीजें तुमको बाउंसर जाएंगी कि मतलब ये क्या है भाई, वेस्टिंग क्लिफ्स क्या है, डेडलाइंस, वेस्टिंग क्लिफ किसको बोलते हैं, इफ यू जॉइन अमेज़न तुमको एक पैकेज देगा प्लस स्टॉक का ऑप्शन देगा। हाँ बताए सर, पूरा द कॉस्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो तुमको स्टॉक का ऑप्शन देगा पर वो एक सर्टेन टाइम के बाद राइज सीक्वेंस के बाद हाँ सैटरडे को राइट, जैसे मतलब अमेज़न क्या बोलेगा तुमको, यू कैन वेस्ट द स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट 4 years आफ्टर 1 year। तो तुम्हारा जो फर्स्ट 1 year है वो तुम्हारा लॉक हो गया, उसके बाद जो तुम्हारा स्टॉक्स है वो इक्वली हर महीने तुमको मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 4 years, राइट? आप उसके बीच में छोड़ दिया void. Block dot timestamp is readable and referenceable. Using it as randomness is W. इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा। Yes. Unsafe randomness already check किया, इसका फिक्स क्या है? Unsafe randomness can use chain link verifiable random functions. Was एक असाइनमेंट लो, chain link verifiable random functions का एक छोटा POC तुमको करना, छोटा POC तुमको करना। उस POC में क्या करना है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखो, and that smart contract should get a random number from chain link VRF. बस यही असाइनमेंट है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, your smart contract must get a random value from chain link VRF. That's all. ठीक है? Please. Children and we thought about that. we are changing So what is chain link VRF? Verifiable randomness. First, you request contract calls, request random words. Sir. Second, VRF load produces randomness plus a cryptographic proof. अब chain link जो random value तुमको दे रहा है वो random है, इसका वो proof भी जनरेट करता है अगर तुमको वेरीफाई करना है तो इसका मतलब कोई भी तुमको वो बोलेगा I don't serve and give random values. Apart from that, you are also supposed to give a cryptographic proof कि वो random ही random है। Both. Verify the on-chip coordinator checks the proof before accepting. ये random value accept होने के पहले cryptographic proof check होता है कि सही में random है। At last callback delivers verified tamper proof entropy. Entropy किसको बोला है कि वो कुछ random value चाहिए तो वो कितना random होगा, that is defined by entropy. अब एक cold wallet हैक हुआ था, इसने सुना
Hardware wallets are secure, house. right? But recently hardware wallets got hacked. कैसे? क्योंकि जो सीड यूज हो रहा था वॉलेट जनरेट करने के लिए वो वीक था. वो जो सीड है which defines randomness, that is entropy. वो entropy weak था, इसीलिए the attacker could predict क्या हो सकते हैं possible words हो सकते. वो हिसाब से उन्होंने वर्ड्स निकाले, उसको लोड किया, वॉलेट चेक किए, बैलेंस मिला, ट्रांसफर कर. The proof means neither the node nor the requester can bias or predict the result, and anyone can verify it on chip. ठीक है? Second, two transaction pattern, request now, receive in a later one. So design the flow to be asynchronous and to lock state between request and receive. तुमने random value request किया, random value जब तक आ रहा है तब तक तुमने क्या किया, state pending में डाल दिया. जब random value आएगा, आने के बाद callback function कॉल होगा. जब callback function कॉल होगा तब तुमको जो करना है वो करो. उसके बाद at last state done. ये करना ही है तुम लोगों को, आप आज ही करना है चेंज भी रहा है. ठीक है, बहुत सिंपल है. थोड़ा पहले मेहनत करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, सीधा शैट दिमाग करो. पहले थोड़ा दिमाग लगाओ, चेंज बिहेवियर का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो. वो पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी लग रहा है एआई यूज करना, तो एआई को बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है. फिर उसको बोलो भाई तू अब आंसर बता. नहीं तो I want to be changing the implementation. I want to call a function which gets a random value. Enter. Here it is. This is smart contract A. So within smart contract A, import Turing VRS smart contract. Since we will be trying this out on a Sequoia test, so these are the Turing VRS testing contract and basis. Now from within the smart contract there is a function called get random value. Call that function and then wait for the callback. After that you will get the random value from the Turing VRS smart contract. You can verify that random value while it's expected smart contract. तुम क्या सीखे? जीरो. AI क्या सीखा? AI वो लक्ष्य और एक मन आ गया. AI को यूज करो स्मार्ट बनने के लिए. जब सारे लोग दिमाग सब पे हाथ रख के बैठे ना, आप क्या करोगे? You should be on that side of the table. मैं बताता आप क्या करोगे. वहां पे जाने के लिए copy paste that will get you on this side of the table. You want to go on that side of the table, I mean it work कैसे होगा तो वो सही. क्योंकि अगर चेंजिंग VRF समझ में आ गया, इन फ्यूचर बोला replace this with some other VRF functions. इनको पता है एग्जैक्ट इसका वर्किंग क्या है. तुम जाओगे सिर्फ उतना ही पार्ट चेंज, अगर तुमको समझाइए HRGPT or here I will change VRF. Now I want to use one more or say Excel. I say random नाम बताऊँ which contracts के नाम. I want to use this. How to do that? Here it is. My bad. लोगों खाई में ढकेगा फिर बोलेगा my bad that was dead. Auditing order and time dependence. First, ask who benefits from going first. If at all your smart contract has this functionality wherein it depends on जो पहला आएगा उसको पैसे मिलेंगे और the winner gets a prize. जब ये क्वेश्चन का आंसर तुमको हाँ मिलेगा, that time you have to go with the implementation of commit to the with deadlines or these private methods. Flag any fine weight or value making use. इसे lockdown timestamp या now order कहीं पे use हो रहा है from within the smart contract. इसका usage क्या है? Can that be manipulated? If that can be manipulated, how can you stop it? Any RNG from chain data is exploited. RNG is random number generation. कोई भी random number generate कर दो using on chain data. That is exploit. क्योंकि on chain data is visible to and जब तुम स्लिपर यूज करोगे तो स्लिपर में तुमको ये पास करना है डिटेक्ट विद TRNG टाइम स्टैम्प ट्रांजैक्शन ओरिजिन.
तो ये अगर तुम्हारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तुमने कहीं पे डॉट टाइम स्टैम्प एक्सेप्ट यूज किया है तो सारे फाइंडिंग्स को उठा कर ऐसे लिखो. At last, on the review checklist, no mechanism rewards pure order use. तो order के बीच पे reward मिलने लग गया. Then transaction reorder opens. Swaps carry slippage plus deadline. Slippage plus deadline. याद कर लो. You're making a swap. Does it have slippage? Does it have deadline? If no, you're being scammed. Sensitive actions use commit review. Third, block timestamp only falls. Thresholds never randomness or type windows. All randomness comes from VRF or tracking, not on-chain data. And at last, request or fulfill flows lock state between the two transactions. Such a two transaction, जब तुम random value request करो, ठीक है? We're waiting with this. And just we have the knowledge check. Take this slide. We got it. Current quantity is possible really because we use the entities. Okay. And second is in a sandwich attack, the searcher profits by basically selling the victims of long videos. Third one, block dot timestamp should not be used to see your health out. Step right. Self. Right. B. Side of A. Code and ये गलत ऑप्शन बता दिए सही छोड़ के A. D है उसका आंसर. yes. Reader random notes की क्रॉस. B बोला. Please. Record timestamp is good for B was what? On-chain randomness on block hash is B because having that has an identity. They do the same thing. First, the exit chain of the sound. Chaining VRF is secure primarily because this is which best mitigates front running of a wave. C. C, sir. C. C is okay, so at the last slide, sequence and time in one page. The mempool is public. जो जाएगा सबको दिखेगा. Yeah. ठीक है. Bound outcome. Slippage plus deadline. On swaps, commit reveal, wide intent. Zone plus the clock. Block timestamp is measurable. Never for tight logic or randomness. Block timestamp अगर तुमको randomness चाहिए smart contract में use करना ही नहीं. And at last, randomness comes from outside use a verifiable randomness VRF on-chain data is never random. With that said, we have completed lecture 4 of unit 3. और दो lecture. Timestamp and order.